हेलो गाइस, वेलकम टू आईबीटीएस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एचपी टैट एग्जाम के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हर साल ये 2 बार तो आ ही जाता है ना। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ये पेपर कुछ तो पहली बार ट्राई करेंगे अभी, है ना। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ट्राई कर रहे हो बार बार लेकिन उनका हो नहीं रहा, और कोई स्पेसिफिक पार्ट है जैसे इसमें सीडीपी आती है, साइंसेस आती हैं, आपकी लैंग्वेजेस आती हैं। तो कोई स्पेसिफिक पार्ट हो सकता है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो। तो आज मैं ना केमिस्ट्री का उसका एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाली हूँ। सिर्फ सॉल्व नहीं करूंगी, मतलब सिर्फ आंसर्स नहीं बताऊंगी, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। उस क्वेश्चन के बीच में जो ऑप्शंस भी दी होंगी ना, तो हम उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि वो क्यों दी गई है इसके साथ, और उनका दूसरी ऑप्शन से मेन फर्क क्या है। इस वजह से और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस लेवल के आते हैं, और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। मतलब कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पाए जाते हैं, या फिर आपको मेनली कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऐसे टर्म्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से हम काफी पेपर सॉल्व करेंगे, लाइक 3-4 साल के पेपर केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए गाइस, जैसे ये पेपर है जो आपका आई थिंक 2022 में हुआ था, और इसका जो पहला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री पोर्शन में अभी सिर्फ कर रही हूँ, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है 31 नंबर, वो क्या कह रहा है। उसने ये एसिड दिया हुआ है जिस एसिड का नाम होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। और जो हमारे लिए जो हमारा विनेगर होता है उसमें ये वाला एसिड पाया जाता है ना। कहते हैं इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं। ग्लेशियल मतलब ग्लेशियर जैसा दिखता है। ये ग्लेशियल है ना जो यहाँ पे, वो बना हुआ है ग्लेशियर से। ओके, तो कहते क्यों कहते हैं। पहली चीज तो ना, जो प्योर एसिटिक एसिड की फॉर्म होती है ना, जो प्योर फॉर्म होती है उसकी, वो वाली ही ग्लेशियर जैसी दिखती है, इम्प्योर नहीं दिख सकता। तो ऑप्शन ये नहीं हो सकती। ओके, फिर उसने क्या कहा कि जो ग्लेशियर का मतलब तो होता है ना, जम जम के ही बनते हैं, मतलब वो एक तरह का विंटर्स में ग्लेशियर्स बनते हैं, समर्स का तो कोई नहीं। तो इवेपोरेट्स इन समर नहीं, मतलब क्या होता है कि जब वो जो प्योर एसिडिक एसिड होता है, जब वो विंटर्स में नॉर्मली नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है ना, तो वो ग्लेशियर्स जैसा दिखने लगता है। तो इसका आंसर आना चाहिए ए। इस तरह से आप थोड़ा कॉमन सेंस को भी यूज करो ना। लाइक आप लोग अगर टैट दे रहे हो तो आप लोग ग्रेजुएट विद बीएड तो हो, और ग्रेजुएट अगर आपको साइंसेस का क्वेश्चन आ रहा है, दैट मीन्स आप ग्रेजुएट विद साइंसेस हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्या कह रहा है। कहता बुलेट प्रूफ जैकेट्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर। देखो पॉलीमर से क्वेश्चन आया हुआ है ना। ये तो एक ऑर्गेनिक का जर्नल क्वेश्चन था, ये पॉलीमर से क्वेश्चन आया हुआ है। और वो कहता है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं। इसका आंसर तो है बेटा कैवलर, इससे बनी होती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे नायलॉन 66 है ना, इससे भी नॉर्मली हमारी जैसे जैकेट्स वगैरह होगी, विंटर वाले क्लोथ्स वगैरह होंगे, वो इससे बनते हैं। फिर जैसे रायन है, ठीक है, ये भी है जो, ये भी इस तरह की चीजें बनाने में, लाइक जैसे कपड़े हो गए, या आप लगा लो कि जैसे कॉटन से बनी हुई कुछ चीजें होगी, ऐसी वैसी चीजें बनाने में हेल्प करता है। और डैक्रॉन, जिसको टेरिलीन भी बोला जाता है, ये भी क्या करता है, वही साड़ियां सूड़ियां बनाने में हेल्प करता है। चारों ही कपड़ों वाले हैं, लेकिन उसमें से कैवलर है जो, वो बेसिकली क्या है, वो किसके लिए, वो जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स है ना, वो इससे बनती हैं। इसके लिए हमें पॉलीमर चैप्टर को वैसे ही अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। एक तो पॉलीमर्स को पढ़ लेना चाहिए, सेकेंडली हमें उसी के साथ ही ये भी देख लेना चाहिए कि जो हमारा पॉलीमर्स वाला पार्ट है ना, वो जैसे स्पेसिफिक कोई पॉलीमर दिया हुआ है, जैसे नायलॉन 66 दिया हुआ है, तो वो कौन से दो मोनोमर से बना हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो पॉलीमर को पढ़ना बहुत इजी है। देखिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, वो कहता है एक करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है किसका, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर का, ठीक है। सबसे पहले अगर आप इनमें से देखोगे ना, मतलब पहली ऑप्शन ही देख लीजिए, दो तो ग्रेफाइट है, एक ब्रास है, एक आइस है। आइस है ना जो, वो पानी से बना हुआ है, और पानी क्या है, पानी एक कंपाउंड है। H2O तो एक कंपाउंड है ना, कंपाउंड या मॉलिक्यूल कह लो। एलिमेंट तो नहीं है, एलिमेंट तो होते हैं अकेले, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये। ब्रास क्या है, ब्रास है ना जो गाइस, वो होता है एलोट्रॉप, सॉरी, वो होता है एलॉय। एलॉय किसका होता है, जिंक एंड कॉपर का एलॉय होता है वो।
मतलब जिंक एंड कॉपर से मिलके बनी हुई चीज है। और जिंक एंड कॉपर एक दूसरे के साथ, जैसे जैसे हम देखो, जैसे हम ज्वेलरी बनाते हैं जैसे गोल्ड की, है ना, तो वैसे गोल्ड तो बहुत सॉफ्ट होता है, वो मेल्ट हो जाता है, तो उसके बीच में कोई ना कोई मेटल डाल देते हैं जिससे वो हार्ड रहे, वो शेप में रहे, हम लोग उसको ऐसे ऐसे टच करें तो वो ना खराब ना हो जाए उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर। सो वो क्या है, जो हम ज्वेलरी पहनते हैं वो क्या है, एक एलॉय है। तो जो एलॉय है ना, वो एक दूसरे के साथ केमिकली थोड़ी मिक्स करते हैं, वो तो एक दूसरे के बीच में क्या कर जाते हैं, वो तो एक दूसरे के साथ फिजिकली मतलब मिक्स करके नई चीज बना ली जाती है। तो ब्रास एक मिक्सचर है। जो ऐसी चीजें होती हैं, जो एलॉय होते हैं, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। ये हमें छोटी क्लासेस में सिखा दिया जाता है ना। फिर रह गया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एंड डायमंड आपको पता है कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, मतलब उसमें सारे के सारे कार्बन ही होते हैं। बस होता है कि कार्बन की अरेंजमेंट अलग अलग होती है, इसलिए डायमंड अलग तरह का दिखता है, ग्रेफाइट अलग तरह का लगता है। तो जो एलिमेंट है ना आपका, वो ग्रेफाइट है। ओके, क्योंकि वो कार्बन से बना है, मतलब बेसिकली वो कार्बन है। ओके, आप देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि ए और सी में से कोई ऑप्शन हो सकती है, बी और डी तो हमारा वैसे ही गया। फिर हम कंपाउंड की तरफ आ गए। मैंने अभी आपको बोला कि जो कंपाउंड है ना आपका, वो आइस है। तो कंपाउंड है जो, वो आपका आइस है, ये भी नहीं हो सकता, अब तो हमें पता चल गया। और मिक्सचर है आपका, ब्रास है, तो आंसर इज सी। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। कहता विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कुकिंग सिलेंडर। ठीक है, कहते कुकिंग गैस सिलेंडर्स होते हैं ना, उनका मेन देखो बेटा। यहाँ पे ना उसने जहाँ से भी मैंने मतलब मैंने गूगल से उठाया हुआ है पेपर, तो वहां पे आप देखिए उसने मिथेन टिक करा हुआ है। नहीं, हमें लगता है जो मिथेन होता है ना बेटा, वो हमारी नेचुरल गैस है, पहली चीज। ठीक है, और जो हमारी बायोगैस होती है ना, बायोगैस प्लांट जो हमारे घरों पे लगते हैं, लाइक हम लोगों ने विलेजेस में लगाए होते हैं, गोबर गैस प्लांट्स भी बोलते हैं, वहां से जो गैस निकलती है वो होती है मीथेन। लेकिन जो हमारी कुकिंग गैस सिलेंडर्स आते हैं ना, उसके बीच में जिसमें हम कह देते हैं एलपीजी, वो किससे बना होता है, वो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन से बना होता है। मतलब वो बेसिकली ना मिक्सचर होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। सिर्फ ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेन की बड़ी सारी फॉर्म, लाइक आइसोब्यूटेन और ब्यूटाइलीन, ऐसी काफी सारी फॉर्म्स और भी होती हैं। तो जो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो होता है गाइस प्रोपेन। सो आंसर इज सी फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कहते हैं द सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, द फॉर्मूला इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। कहते हैं वो क्या होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है, उसका पीएच ग्रेटर देन 7 होता है। अगर उसका पीएच लेस देन 7 होता तो वो एसिड होता, और अगर इक्वल टू 7 होता तो वो क्या होता बच्चे, न्यूट्रल होता। तो ये बिल्कुल सिंपल बेसिक होता है। आगे क्या आ गया, कहते हैं मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर पता करनी है आपको। क्या करना है, मोलारिटी पता करनी है, किसकी, प्योर वाटर की। कैसे करते होते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब जिस चीज की मोलारिटी पता करनी है वो, नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का, बट इट शुड बी इन लीटर। ठीक है, अब प्योर वाटर बोल दिया तो आपने ना अपनी तरफ से 1 लीटर पानी को अज्यूम कर लेना है। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन वेट। जो वेट यहाँ पे दिया होता है, 1 लीटर का मतलब हो गया, आप इसको लिख लो 1000 ग्राम, सिंपली। ओके, सो गिवन वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम, तो ठीक है हमें पता चल गया 1 लीटर। अब मॉलिक्यूलर मास कितना होता है पानी का, H2O है ना। हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। ओके, 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 + 16, सो 2 + 16 कितना हो गया, 18 ना। तो 18 आ गया मॉलिक्यूलर मास। तो जब आप इसका यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ, देखिए गिवन वेट दिया हुआ है उसका हमने 1000 मान लिया, 18 ये हुआ, नीचे 1 लीटर वो है, तो आपका मोलैरिटी निकालना है। तो अब जब आप मोलैरिटी निकालोगे तो आप इस 1000 को 18 से डिवाइड करोगे तो आपका 55.55 मोलैरिटी आ जाएगा। याद भी रख सकते हो, बड़ा ज्यादा पूछा जाता है सीधा भी, कि प्योर वाटर की मोलैरिटी 55.55 होती है। एम लिखा हुआ है जैसे मोलैरिटी, इसका जैसे यूनिट होता है, ऊपर देखो नंबर ऑफ मोल्स लिए है ना, तो मोल, और नीचे लीटर है तो पर लीटर। आप इसको मोल पर लीटर भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बट उसने यहाँ पे एमएम ही दिया हुआ है तो हम एमएम ही नहीं मान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। क्या कहता है, कहता हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है हमारा गैस्ट्रिक एसिड है, हमारे स्टमच में पाया जाता है। सेक्रेटेड पर डे इन द स्टमच ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन, कितना हमें पता होता है, 1200 से 1500 ml करा जाता है सेक्रेट पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो मतलब 1.2 से 1.5 लीटर के बीच। बेसिक क्वेश्चन है, जर्नल क्वेश्चन है। ठीक है,
जिसको हमें पता होना चाहिए, हमें सिर्फ याद ही करना रखना पड़ेगा कि ये कैसे है, बस ये है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन इवन। देखो ध्यान से सुनना है। ओके, क्या कह रहा है वो, कहता है अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें जो मीथेन है ना CH4, उसका जो गिवन वेट है ना, जिसको मैं W से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो 16 दिया हुआ है। और आपको जो अमाउंट ऑफ वाटर जो पता करना है ना, अमाउंट मतलब वेट पता करना है, वो पानी का करना है। इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है इस रिएक्शन में। ओके, सो इसका गिवन वेट दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास तो हमें किसी चीज का वैसे ही पता होता है कि उस चीज का मॉलिक्यूलर मास क्या रहने वाला है। सो कार्बन जैसे यहाँ पे 12 है, कार्बन का 12 होता है, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक, तो चारों का 4, तो मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना आ गया गाइस, 16 ही आ गया। सो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए जब किसी एक चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, इसका हमें वेट निकालना है। लेकिन आपको पता है पानी का मॉलिक्यूलर मास हमें पीछे निकाल चुके हैं, 18 होता है ना। सो एक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, एक के बारे में हमें कुछ निकालना होता है, तो क्या करते हैं, देखो आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 एक का लिख लेना है, उसके डिवीजन में रखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, सामने रखना है उनके स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं। जैसे CH4 के आगे 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए, इसके आगे देखो बेटा 2 है तो 2 लिख लीजिए, इनको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ओके, सो यहाँ पे आ जाइए, 2 इंटू CH4 2, गिवन वेट कितना है 16, डिवाइडेड बाय कितना है 16, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसके आगे तो कुछ नहीं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 इसके आगे लिखा है तो मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे होएगा। ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हुए हैं, जैसे यहाँ पे गिवन वेट निकालना है और ये दिया हुआ है 18। ठीक है, सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका गिवन वेट आ जाएगा 18 इंटू 2 36 ग्राम। अगर आप जैसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो आपका क्या हो सकता है, वहां पे 18 भी आंसर आ सकता है, जो आपका नहीं बनता है। ठीक है, आंसर इज 36 ग्राम, सॉरी आंसर इज 36 ग्राम ओनली, आंसर इज ए गाइस। ओके, नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन एक और सोल्यूशन चैप्टर से क्या पूछा हुआ है, कहता एसोसिएशन के लिए वॉन हॉफ फैक्टर क्या होता है। एसोसिएशन क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एक बेंजीन है, मैं कहूं वो कहे बेंजीन ने डाइमर बनाया हुआ है, दैट मीन्स 2 बेंजीन मिलके एक डाइमर बनाया हुआ है, ये है कि वो एसोसिएट हुई हुई है। जैसे वो कह दे कि NaCl की डिसोसिएशन हुई है, तो आप कहो एक ही NaCl का मॉलिक्यूल था, वो Na पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव में टूट गया। अब जो बेटा I होता है ना वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वो होता है N ऑब्जर्व्ड अपॉन N थ्योरेटिकल। मतलब समझो, ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व क्या कर रहे हो आप, बेंजीन का एक डाइमर, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन है क्या एक्चुअल में, 2 बेंजीन मिली है। एक्चुअल में कितनी बेंजीन है, 2, तो बेंजीन प्लस बेंजीन मतलब है कितनी है वो, 2 है। ऑन द अदर साइड जब आप NaCl की बात करोगे, मतलब डिसोसिएशन की बात करो, तो है वो एक, लेकिन दिख रहे हैं आपको 2 मॉलिक्यूल्स, है ना, तो वहां पे ऑब्जर्व 2 हो रहे हैं, है थ्योरेटिकली एक। सो जो I की वैल्यू होती है ना, मतलब डिसोसिएशन के केस में हमें ज्यादा चीज ऑब्जर्व होती कम है, एसोसिएशन के केस में चीज ज्यादा होती है, हमें कम लगती है। सो एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, और डिसोसिएशन के केस में हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। और एक होता है आइडियल केस, अगर वो कह दे कोई आइडियल सोल्यूशन है, मतलब इन विच नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन अकर, तो आप बोल दोगे I की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 की, I की वैल्यू 0 नहीं होती। ओके, सो I की वैल्यू लेस देन 1 होगी किसके लिए, एसोसिएशन के लिए। ओके गाइस, नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं हम जी। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, कहते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लो आप जैसे केजी पर किलो जूल इसका यूनिट होता है। मान लो आप लोगों ने क्या करा, 1-1 किलो चारों गैसेस ले लिए, और वो 1-1 किलो जो गैसेस है, जब आप उनको बर्न कर रहे हो तो वो कितनी कितनी एनर्जी दे रही है, तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी देती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है सबसे। तो हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा हल्की गैस है, ठीक है, और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है। सो बी इज आंसर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिथेन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं बेटा हाइड्रोजन इज आंसर। ओके, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद आती है मिथेन, बट हाइड्रोजन पहले है। ओके, आगे आ जाइए जी। इट्स वेरी सिंपल, अगेन पीएच से आ गया। पीएच क्या होता है,
इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ये H पॉजिटिव है और उसका नेगेटिव लॉगरिथम कौन होता है, pH। आगे माइनस का साइन आएगा। सो ये माइनस लॉग ऑफ KW क्यों नहीं हो सकता, नहीं, P ऑफ जो KW होएगा ना वो इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KW होएगा, वो P ऑफ KW होएगा, P ऑफ H नहीं। उसने P ऑफ H पूछा है हमसे, तो वो तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन पे आएगा ना। ओके, नेक्स्ट वन इज कहते नेम द allotropes of phosphorus which has a garlic order। ओके, कहता ऐसा कौन सा एलोट्रॉप है जिसका गार्लिक ऑर्डर होता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि गार्लिक ऑर्डर किसका होता है गाइस, वैसे सिंपली गार्लिक ऑर्डर होता है ब्लैक फॉस्फोरस का। ओके, और दूसरी चीज पे आपको एक चीज और पता होनी चाहिए इसके लिए कि जैसे रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, जो व्हाइट है रेड है ना वो तो ऑर्डरलेस होते हैं। ओके, रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो व्हाइट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर रेड और सबसे कम होता है ब्लैक। दैट मीन्स जो रिएक्टिव ज्यादा है वो स्टेबल कम है, तो स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होता है, ब्लैक होता है। तो आप इस तरह से चल सकते हो। ओके, सो बेसिकली एंड आपको पता होना चाहिए कि जो व्हाइट होता है गाइस वो पॉइजनस भी होता है, और जो रेड होता है विच इज नॉन पॉइजनस इन नेचर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मतलब इसका आंसर तो ब्लैक है। आगे आ जाइए, कहते हैं सॉल्युबल फ्लोराइड्स अप टू 1 ppm आर एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर टू प्रोटेक्ट। फ्लोराइड्स का किससे, दांतों से। जो हमारे दांतों का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमें पता है इनेमल, उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, तो दांतों के लिए है। ठीक, जर्नल क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, कहते हैं डेनियल सेल। व्हाट आर डेनियल सेल्स इन जर्नल, क्या होते हैं डेनियल सेल्स, देखे हैं क्या आप लोगों ने। डेनियल सेल्स जो होते हैं ना वो वाले सेल होते हैं हमारे, जो हम क्लॉक में डालते हैं या हम रेडियोस में डालते थे, वो वाले सेल्स डेनियल सेल्स होते हैं। तो कहते हैं उनकी एनोड के ऊपर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी, आपको पता है एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन होना। ठीक है, और उनकी ऑक्सीडेशन पे क्या होता है हमेशा, जिंक। और कैथोड का मतलब होता है रिडक्शन होना, और उनकी रिडक्शन पे होता है हमेशा कॉपर। मतलब एनोड पे होता था जिंक सल्फेट, इधर इलेक्ट्रोलाइट, इधर कॉपर सल्फेट। ये इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक सेल वाला क्वेश्चन आता है ना उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, तो डेनियल सेल्स कौन सा है, प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल भी क्यों है, क्योंकि हमें ये पता है बेटा कि ये दोबारा चार्ज नहीं होता, ये फोन की बैटरी थोड़ी है कि चार्ज हो जाएगी, नहीं, वो सेल खत्म हो गया तो हम फेंक देते हैं फिर नया लेते हैं, है ना। तो मतलब प्राइमरी है, नॉन रिचार्जेबल होता है। सो उन्होंने एनोड के बारे में पूछा है तो आंसर इज जिंक। लेड का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये किसने जिसने करा है गलत था उनका। ओके, उसके बाद आगे कहते ये जो प्लूटिनम विद एटॉमिक नंबर 94 था ना, ये किसने बनाया था। तो बेटा वैसे तो ना देखो, आप अभी कहोगे कि मैम डिस्कवरीज को याद करना तो बड़ा मुश्किल है, हाँ आई नो, बट यहाँ पे ना बाकी ऑप्शंस की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते होते हैं। आप मैंगलिव्स को देखो, ये पीरियोडिक टेबल वाला बंदा है, इसने पीरियोडिक टेबल के ऊपर बात करी थी, इसने क्या बताया था, वो इसने थ्योरी दी थी एटॉमिक मासेस के ऊपर पे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बताया था, कोई डिस्कवरी थोड़ी करी उसने। फिर हैजनबर्ग आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से पढ़ा हो ना तो काफी आंसर तो कट हो जाते हैं। हैजनबर्ग आ गया, हैजनबर्ग ने क्या दिया था, अनसर्टेनिटी वाला प्रिंसिपल दिया था। उसने बोला था कि किसी भी चीज को, किसी भी मतलब कोई भी किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी जो है ना वो एग्जैक्टली नहीं पता हो सकती क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, ऐसी कुछ बात करी थी उसने। तो ये भी नहीं हो सकता है ना। फिर ये हेनरी मुस्ले आ गया, इसने क्या करा था, हेनरी मुस्ले ने क्या करा था, एनीबॉडी नोज। ठीक है, जो हेनरी मुस्ले के लिए आप मेरे को कमेंट में बताना इसने क्या करा था, कमेंट करके बताना जरा हेनरी मुस्ले ने क्या चीज करी थी, क्या बताया था। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से आपको पता चल जाना है कि इसने क्या बताया था, किस चीज के ऊपर बात करी थी। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर ए रहेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46। फिर से पॉलीमर से क्वेश्चन आ गया, देख लो, है ना। वो कहता है विच एलिमेंट इज मिक्स्ड विद नेचुरल रबर ड्यूरिंग वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन, नेचुरल रबर मतलब उनको एक तरह का ना मॉडिफाई करा जाता है,
नेचुरल रबड़ को जब उसकी वल्केनाइजेशन करके मतलब उसको थोड़ा सिंथेटिक बनाने की तरफ लेके जाना, तो उसमें सल्फर यूज होता है। आप लोग पॉलीमर चैप्टर पढ़ लीजिए, और अगर आपको आप लोगों ने पढ़ना है वो चैप्टर तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी विद ट्रिक्स वीडियो दे दूंगी, तो आप लोगों को रट जाएगा। आपको जो भी कुछ नया पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो, कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, तो आप लोग बता सकते हो, आपको उसका वीडियो इधर से मिल जाएगा। ओके, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है नेचुरल रबड़, नेचुरल पॉलीमर कौन नहीं है। अब देखो, मान लो कि आपको पता ही नहीं है पॉलीमर होते क्या है। फिर क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है एक ही चैप्टर से। आपको पता ही नहीं है कि होते क्या है पॉलीमर, तो आप क्या कर रहे हो, आपने स्टार्च देखा, आपको पता है कि जो प्लांट्स में फूड स्टोर होता है ना, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। आपने सेलुलोज देखा, आपको पता है जो प्लांट्स की सेल वॉल है ना, वो सेलुलोज से बनी होती है। रबड़ के बारे में ऊपर बता चुका है, वो नेचुरल रबड़। तो आपको पता है कि रबड़ है सिंथेटिक भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। तो सीधा आपको पता है पॉलीस्टाइरीन यही होएगा जो नेचुरल नहीं है, जो सिंथेटिक है। थोड़ा सा आप दिमाग भी लगा सकते हो, है ना। स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है जब हार्ड वर्क से काम नहीं ज्यादा चलता। फॉलिंग वाटर प्ल्यूटेड कॉज द डिसीज ब्लू बेबी सैंड्रोम। आपको पता है कि कुछ बात छोटे छोटे बच्चे जिनकी हार्ट बीट थोड़ी मिस होने लगती है, अभी न्यू बॉर्न बेबी आप कह सकते हो, और उनकी ना पूरी बॉडी ब्लू पड़नी शुरू हो जाती है, उसको ब्लू बेबी सैंड्रोम कहते हैं। फ्लोराइड के बारे में अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो, देखो आपका एग्जामिनर कितना अच्छा है, उसने क्वेश्चन सीधे कि फ्लोराइड की अमाउंट बढ़ जाए बॉडी में, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि वो तो दांतों से उसका लेना देना, तो उसने ब्लू बेबी सिंड्रोम थोड़ी लेके आना है। तो ये इसने जो भी बंदा था उसने गलत आंसर लगाया हुआ है। जो नाइट्रेट्स होते हैं ना बेटा, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स की अमाउंट बढ़ जाए ना तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। किससे होता है, नाइट्रेट से। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ओके, आगे आ जाइए। कहते व्हाट इज द नेम ऑफ रीजन ऑफ एटमोस्फेयर इन विच द ह्यूमन बीइंग एंड अदर ऑर्गेनिज्म लिव। हम कौन से रहते हैं, बायोस्फेयर में कहाँ रहते हैं हम तो रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में, सबसे नीचे वाली 10 किलोमीटर के अंदर वाली ट्रोपोस्फेयर है ना। आपको इकोसिस्टम में पूरी लेयर्स का पता होना चाहिए। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर वो है जहां पे हमारी ओजोन पाई जाती है, ग्रीन हाउस तो इफेक्ट होता है कुछ अलग है। बायोस्फेयर सबसे ऊपर वाली लेयर है, 500 किलोमीटर से ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली बायोस्फेयर है। हम आसमान में थोड़ी रहते हैं, हम तो ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट विल बी द चेंज इन पीएच। देखो पीएच के ऊपर भी कैसे क्वेश्चन गिर रहे हैं। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड बाय फैक्टर दिस। देखो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया, पीएच इज माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, सो माइनस लॉग। उसने क्या बोला कि एच पॉजिटिव को मैं कैसे इंक्रीज कर दूं, 100 टाइम, तो मैं इसकी जगह पे 100 लगा दूंगी। ओके, अब देखो इसको 100 को मैं लिख सकती हूँ 10⁻²। अब आप लोगों को अगर मैथ्स पढ़ा होता है तो आपको पता होता है लॉग m की पावर n जो होता है ना, वो क्या होता है, n log m, n आगे आ जाएगा तो 2 को ले आते हैं आगे, -2 log 10, और log 10 का वैल्यू आपको पता होता है 1। अगर आप केमिस्ट्री अच्छी पढ़ रहे हो तो एट लीस्ट पहले 5 लॉग, जैसे log 1 0 होता है, log 2 आई थिंक 0.30 होता है, log 3 होता है 0.48, log 4 होता है 0.60, log 5 होता है 0.69, और log 10 होता है 1। ठीक है, ये थोड़ी वैल्यूज याद रख लेनी है। जैसे आप इस 69 को 7 भी कह सकते हो तो चलेगा। सो देखो अब क्या हुआ है, डिक्रीज, -2 है ना, डिक्रीज हुआ है बाय 2, तो आंसर रहेगा ये नहीं है। ओके, आगे आ जाइए। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। ये हमें ना चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, स्टेट्स ऑफ मैटर में होता है, जहां वहां पे एक्सप्लेन करा जाता होता है अच्छे से कि ये कैसे है। वैसे हमें पता भी होना चाहिए कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है जो वो -273 डिग्री सेल्सियस ही है। ओके गाइस, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत सौखा क्वेश्चन। अब ना यहाँ पे ध्यान से देखना, बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, कहता द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ ए इज दिस। कोई ए है ना जो जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है NH2NP5, 5, मतलब उसके आउटर मोस्ट में, जैसे ये 5 और 2, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स 7 नहीं है, वेलेंस शेल में 7 है, समझ के। इलेक्ट्रॉन 7 तो नाइट्रोजन नहीं समझ लेना, 7 वेलेंस है, मतलब पहला 2, उसके बाद 7, ये हो सकता है 2 8 7, ये हो सकता है, इस तरह से है कुछ। तो आप 2 7 मान लो, आपकी बच्ची है 2 7 पे 9 9 पे होता है फ्लोरीन, तो आप मान लो ये फ्लोरीन है, मतलब 1s2 2s2 2p5 हो गया। फिर आगे आ जाइए, कहते बी इज NS1। जो बी है
वो है NS1। NS1 मतलब आप 1S1 लगा दो, 2S1 लगा दो, 3S1 लगा दो, तो आप मान लो लगा रहे हो 1S1, मतलब आप मान लो हाइड्रोजन है। यहाँ आपको पता है कि उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। और वैलेंसी 1 होने का क्या मतलब होता है बेटा, वैलेंसी 1 होने का मतलब होता है कि वो मेटल है और पहली ग्रुप में पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। सो अभी ये एक गेन करना चाहता है, क्योंकि जब इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसने एक गेन कर लिया तो इसने 8 बन जाना है, ये भी पूरा। इसने एक लूज कर दिया, इसने भी। पर लूज कौन करते हैं, मेटल। और मेटल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा पहले आते हैं। सो बी पहले आएगा और ये एक गेन करना चाहता है तो ए पीछे आएगा, तो बी ए इसका फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट वन। ये नहीं हो सकते। ओके, होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा कि ए बी क्यों नहीं है, क्योंकि ए है जो वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल हमेशा पीछे पाए जाते हैं, गेन करने वाले पीछे लिखा जाता होता है, लूज करने वाला पहले लिखा जाता होता है। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन देखना ध्यान से क्या कह रहा है। कहता विच प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड्स। देखो पहला पॉइंट उसने बोला इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे के बीच में मिक्स नहीं हो सकते होते, जैसे ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल। ओके, तो मतलब वो एक दूसरे के बीच में डिसॉल्व नहीं हो सकते, नॉन मिक्सिंग इन नेचर होते हैं। और दूसरी उसने साथ ही कंडीशन दी है, हैविंग स्मॉल बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। स्मॉल का मतलब देखो यहाँ पे दो डिफरेंसेस के ऊपर दो डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगते हैं, एक तो 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे, एक ऊपर। तो अगर उसने स्मॉल बोल दिया ना तो मतलब वो 25 से नीचे की बात कर रहा है। अगर वो ऊपर की करता तो फिर तो वो लार्ज होता, क्योंकि उसके अलावा और लार्ज तो कुछ होता ही नहीं है। सो यहाँ पे आप देखिए, एक तो है सिंपल डिस्टिलेशन। जो सिंपल डिस्टिलेशन है ना, ये लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस पे होती है गाइस। होनी वो भी नॉन मतलब इनकी है, बट लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस पे होती है। जो स्टीम डिस्टिलेशन है ना, स्टीम डिस्टिलेशन का पता क्या मतलब होता है, मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ। स्टीम डिस्टिलेशन होता है, मान लो आपके पास मिजिबल लिक्विड भी होते दो, प्लस एक ना एंड एक नॉन वॉलेटाइल चीज भी होती। कोई सॉलिड है लेकिन वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब वो एक सॉलिड है लेकिन वो ना घुल नहीं रहा। वो भी अपना, जैसे मान लो आपके पास ऑयल है, ऑयल नीचे रह गया, पानी की लेयर है ये वाली, सॉरी ऑयल, पानी नीचे रह गया, ऑयल की लेयर है ये वाली, और जो ये सॉल्वेंट है ना ये यहीं यहीं कहीं ऊपर बिंदी बिंदी की तरह ऊपर ऊपर कहीं तैर रहा है। ठीक है, सो वहां पे ये अप्लाई होता। ओके, तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन होता है जो स्मॉल बॉइलिंग डिफरेंस पे। तो आंसर सी रहना था। सब्लिमेशन तो होता है जैसे नैप्थलीन बॉल्स जो हम कपड़ों में रखते होते हैं, वो क्या है, सॉलिड से सीधी गैसेस बन के उड़ जाती हैं वो। अब वो क्या कह रहा है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया इज, जो अमोनिया है उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होएगा। अमोनिया एक बेस है। हम क्या कहते होते हैं, कोई भी बेस जब H पॉजिटिव को गेन कर ले तो वो अपना कॉन्जुगेट एसिड दे देता है ना। बेस का पूछा उसने जो, तो आंसर बनना चाहिए NH4 पॉजिटिव, ना कि NH2 नेगेटिव। NH2 नेगेटिव तो खुद ऐसे बनता, अगर वो H पॉजिटिव गेन करता तो वो अमोनिया को बनाता। तो गेन करने वाला तो बेस होता है ना, तो बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो यहाँ पे तो इसका कॉन्जुगेट एसिड थोड़ी होना था, इसका बेस पूछते तो ये होता, बट उसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा है तो ये है। ये आप लोगों को आप पता होगा, इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं हम। ब्रॉन्स्टेड ने ये वाली थ्योरी दी थी कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस की। एक एर्नियस आया था, एक ब्रॉन्स्टेड आया था। दोनों को पढ़ो। वो जो चीजें होती है ना, जब टीचर बोलता है एच पॉजिटिव गेन करने, तुम लोग सुनते ही नहीं हो, तुमको लगता है ये तो शुरू है चैप्टर का, ये तो मैडम ऐसे बोल रही है, अभी आगे वाले से आना है क्वेश्चन, नहीं कहीं से भी आ सकता है। बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाओ भाई, टैट क्वालिफाई करना है तो बेसिक्स के ऊपर काम करो। देखो कोई डूंगा सा क्वेश्चन तो आया ही नहीं हुआ। आगे आ जाओ, वाटर गैस का मिक्सचर क्या है, आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 होता है वाटर गैस, इन दोनों का मिक्सचर। CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 इज हाइड्रोजन। उसके बाद पूछ लिया उसने मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लो नेचुरल गैस आ गई, हमें पता है मीथेन है, अभी मैंने पीछे बताया था मीथेन होता है। आगे बढ़ जाओ जी, बेसिक स्ट्रेंथ पूछ ली है उसने, और पूछा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि NH2 नेगेटिव है जो, जब वो H पॉजिटिव लेता है तो वो अपना कॉन्जुगेट एसिड देता है ना। मतलब ये तो उसका कॉन्जुगेट एसिड हुआ ना, तो ये बेस हुआ, तो NH2 नेगेटिव ज्यादा अच्छा है अमोनिया से। आपको पता चल गया है ना। सो यहाँ पे देख लीजिए, NH2 नेगेटिव ज्यादा अच्छा है अमोनिया से। यहाँ पे अमोनिया से ज्यादा अच्छा है, यहाँ से भी अमोनिया पे ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे अमोनिया ज्यादा अच्छा है, और यहाँ पे भी अमोनिया, मतलब इन दोनों में से है।
अब हमारा जो बात है मेन वो ये आ गई, वाटर जो पानी है, पानी तो एसिडिक होता है, पानी तो देखो H पॉजिटिव में टूटना है उसने, एसिडिक है, ठीक है। और पानी अगर आपको हो, कोई एसिड है, आप कहो कि जब वो टूटता है तो वो इसमें टूट गया, तो ये क्या हो गया, उसने अपना H पॉजिटिव लूज करके ये क्या दे दिया, कोई एसिड अपना H पॉजिटिव लूज करता है और देता क्या है, कॉन्जुगेट बेस। और जो कॉन्जुगेट बेस होता है ना वो नॉर्मल बेस से तो हमेशा वीक होता है ना, मतलब जो नॉर्मल बेस है वो तो बेस है ही। तो NH2 सबसे पहले, फिर OH नेगेटिव कॉन्जुगेट, फिर अमोनिया और फिर वाटर। आंसर इज ए। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हो, आई विल एक्सप्लेन इन सम अदर वीडियोस। नेक्स्ट आ जाइए बी, क्वेश्चन नंबर 58 which is very very important and the question from electrochemistry again। इसमें से काफी आ रहे हैं, देखो सेल वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था, है ना, तो ये फिर से आ गया। देखिए बेटा क्या कह रहा है वो, कहता है कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलैरिटी सोल्यूशन ऑफ KCl एट दिस इज दिस, द मोलर कंडक्टिविटी इज दिस। सो आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है, ये जिसका फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब जिसको कापा से लिखते हैं, इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो कंडक्टिविटी देखो गाइस उन्होंने दी हुई है, कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलर सोल्यूशन, आप कैपिटल M दिख रहा है ना, मतलब ये तो मोलैरिटी है, तो ये दी हुई है 0.20। ओके, KCl कंडक्टिविटी दी हुई है ये 0.0248 इंटू 1000, और आपने कर देना है इनको सॉल्व, और जब सॉल्व करोगे तो 124 एस मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ये बनेगा। क्योंकि जो मोलैरिटी है ना उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट होता है मोल पर लीटर ना, तो लीटर को आप सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो। तो जब आप ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी होएगा ही, ये वाला सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये ऊपर जाके तो स्क्वायर बन जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब घूम के जाएगा जब, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर बी आ जाना चाहिए, यूनिट देख लेना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इन ग्राम इज इक्वल टू, 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 दिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12, एक ऑक्सीजन का 16 और 2 का कितना हो गया 32, टोटल हो गया 44। देखो मोल कॉन्सेप्ट में से कितना क्वेश्चन आ गया, आई थिंक चौथा क्वेश्चन आ गया। मोलैरिटी पे भी लगनी है मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी तभी आएगी जब मोल कॉन्सेप्ट आता होगा। तो मोल कॉन्सेप्ट को बना लीजिए ना, अच्छा पढ़ लीजिए, 11th का सबसे पहला टॉपिक बहुत अच्छे से। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1 मोल दिया है, गिवन वेट है, मोलर मास दिया हुआ है, तो क्या निकलेगा गिवन वेट 44 ग्राम। ये इसने पता नहीं क्यों 4.4 लिखा है, ये पक्का फेल हो गया होगा पेपर में, हो गया या होगी, ठीक है 44 ग्राम। इस टाइप ऑफ एसिड H3PO4 दिया है। सबसे पहले तो ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, H3PO4, इसको मानो X, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, हाइड्रोजन का होता है +1, 3 हाइड्रोजन है 3, प्लस X मान लो फॉस्फोरस का, प्लस 4 इंटू 2 8, लेकिन आगे माइनस है तो -8, तो X का वैल्यू कितना आ गया इधर बेटा +5, 5 आ गया, मतलब वो 5 बॉन्ड बनाएगा। अब इसके 5 बॉन्ड बनाओ ध्यान से, ऐसे कर लो, एक ऑक्सीजन के साथ डबल, एक OH OH OH, ठीक है। विच टाइप ऑफ एसिड, इसके साथ कितने OH लगे हुए हैं 3, तो ट्राई बेसिक, 2 लगे होते तो डाई बेसिक, 1 लगा होता तो मोनो बेसिक, इस तरह से, तो दिस इज ट्राई बेसिक। ओके, सो ये था आज का हमारा टॉपिक HP टैट की, जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस अगर आप HP टैट की कोचिंग लेना चाहते हो, आप साइंसेस को बहुत अच्छे से मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग हमारी टीम से अप्रोच कर सकते हो ऑन दिस नंबर, द नंबर इज 9316488822। ओके, यहाँ पे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड सेशन कुछ भी मिल जाएंगे, और जिसमें सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर कराए जाएंगे। ओके, और अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाहते हो केमिस्ट्री का, इसके बाद आपको फिजिक्स के या बाकी सारी भी बैक टू बैक वीडियोस मिलेंगी, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप लोग वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो आपको उसके लिए भी क्या है वीडियोस मिल जाएंगी। और मेरे को बताइए जरा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू।